और अब इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था कि मैं बारबन वाइको पर बराह रास्त हमला कर दूं। और इसी रात मैंने इस मंसूबे पर अमल कर डाला। दाखिले के लिए मैंने खिड़की का रास्ता ही मुंतखब किया था। इस रास्ते को मैंने इस तरह पोशीदा कर दिया था कि बाद इन निगाह में बारबन वाइको को इस पर शुबा ना हो सके। इस वक्त जब मैं खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचा, बारबन वाइको आराम की नींद सो रहा था। मेरे कदमों की आहट पर वो चौंक कर उठा और हैंड स्विच से रोशनी कर दी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। दूसरे ही लम्हे उसने तड़प कर तकिए के नीचे हाथ डाला और पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके लिए पहले से तैयार था। लोरीन का दिया हुआ पिस्टल मैंने उसकी पेशानी पर रख दिया और बारबन वाइको ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैंने उसके तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया और उसे अपने लिबास में रखते हुए मैंने गर्राते हुए लहजे में कहा, कोई भी गलत हरकत तुम्हारी मौत का सबब बन सकती है। मैं पहले ही अंदाजा कर चुका था कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई का आदी नहीं और ऐसी सूरत हाल से बदहवास हो जाता है। चुनाचे इस वक्त भी बारबन वाइको की कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। उसने अजीब से लहजे में कहा, तुम इंसान हो या शैतान? क्या अभी तक तुम इसी इमारत में हो? उसका ये इम्काना सवाल उसकी बुखलाहट का सबूत था। जो कुछ भी समझ लो बारबन वाइको, लेकिन तुम्हें प्लेटिनियम पॉइंट की दस्तावेजात मुझे फराहम करना होंगी। मैं उसी मकसद के तहत यहाँ आया हूँ और उसे पूरा करके ही जाऊंगा। अजीब ही इंसान हूँ। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं पिस्टल से उसकी पेशानी का निशाना लिए हुए थोड़ा सा पीछे हट गया था। तो फिर क्या ख्याल है बारबन वाइको? ये लम्हात फैसला कुन है। खामोशी से दस्तावेजात मेरे हवाले कर दो, वरना फिर तुम्हारी मौत की इतला विलाडन वाइन के लिए काफी हौसला अफजा होगी और तुम्हारी मौत के बाद सही मायनों में प्लेटिनियम पॉइंट केस खत्म ही हो जाता है। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी मौत के बाद प्लेटिनियम पॉइंट तुम्हारे कब्जे में कैसे जा सकता है? विलाडी वाइन जलील इंसान है, उसने बदअहदी की है, हालांकि हमारे और उसके दरमियान। लेकिन छोड़ो, पता नहीं तुम किस सतह के इंसान हो, तुम्हें सारी मालूमात हैं या नहीं। मैं ये राज किसी तीसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे हलाक भी कर दोगे तब भी दस्तावेजात तुम्हें नहीं मिल सकेंगी। वो कुछ और आगे बढ़ा। मैंने उसे इशारे से पीछे हटने के लिए कहा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगा। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखता हुआ एक दीवार से जा लगा, लेकिन मुझे उसका अंदाजा नहीं हो सका था कि उस दीवार के करीब पहुंचते हुए उसके ज़हन में कोई खास मकसद है। मैं तो उस वक्त चौंका जब मेरे अकम में दरवाजा पूरी कुव्वत से खुला और एक कवि एकल आदमी घर्राता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए तो मेरी तवज्जो हटी थी कि बारबन वाइको ने चीख कर मसैरी के पीछे छलांग लगा दी। उसने बदहवास होकर कहा, ड्रैगन इसे संभालो। आने वाला कसरती बदन का एक खौफनाक सूरत इंसान था। उसका चेहरा जगह जगह से जख्मों से भर था और आंखों से वहशत झांकती थी। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया और उसने इंतहाई फुर्ती से जमीन पर लोड लगाकर इस तरह पांव ऊपर उठा दिए कि मेरी किलाई उसके पैरों की जद में आ गई। कुछ इस अंदाज से उसने ये दाव लगाया था कि मेरी समझ में ही ना आ सका, लेकिन बहरहाल पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया और उसके साथ ही कवि एकल आदमी ने मुझे अकब से पकड़ लिया और फिर इस तरह ऊपर उठाया जैसे मैं कोई मामूली सा खिलौना हूँ। ऊपर उठाने के बाद उसने मुझे पूरी कुव्वत से मसैरी पर उछाल दिया। गद्देदार मसैरी पर गिरने से मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन चंद लम्हों के लिए मैं बदहवास जरूर हो गया था। उस वक्त बारबन वाइको ने मसैरी के पीछे से मेरी टांग पकड़ ली और मैं एक बार फिर बुरी तरह गिर पड़ा, जबकि मैं पलटकर उस कवि एकल शख्स पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टांग पकड़ लेने की वजह से मेरी जिद्दोजहद नाकाम हो गई और कवि एकल शख्स ने एक बार फिर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस बार उसने मेरी हंसली पर हाथ डालकर मुझे जमीन से ऊपर उठाया था। मुझे अपनी हंसली की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई थी, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, कवि एकल शख्स के मुंह से एक करा निकली और दूसरे ही लम्हे उसके हाथों से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर पड़ा। खिड़की के रास्ते लोरीन अंदर आ गई थी और उसने फल काटने वाली लंबी छुरी कवि एकल शख्स की पुश्त में पेवुस्त कर दी थी। कवि एकल शख्स ने घूमकर लोरीन को देखा और फिर शदीद जख्मी होने के बावजूद मुअद्दब हो गया। लोरीन बुरी तरह बदहवास हो गई थी, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। बारबन वाइको मसैरी के नीचे से निकल आया और उसने गर्राते हुए लहजे में कहा, लोरीन तुम कहां से आ गई? वो मैं। लोरीन के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी, लेकिन उसी वक्त मुझे मौका मिल गया। मैंने झपट कर पिस्तौल उठाया और दूसरे ही लम्हे लोरीन की गर्दन मैंने दबोच ली और उसे अपने करीब कर लिया। पिस्तौल की नाल मैंने लोरीन की कनपट्टी कर रखकर बारबन वाइको से कहा, वाइको अगर तुमने मजीद कोई हरकत की तो तुम्हारी ये बेटी हमेशा के लिए तुमसे रुखसत हो जाएगी। लोरीन ने मुतैराना निगाहों से मुझे देखा और मैंने गैर महसूस अंदाज में उसे इशारा कर दिया।
मकसद यही था कि इस सिचुएशन को इसी तरह बरकरार रहने दे और इसमें कोई तब्दीली ना पैदा करे। और लोरीन शायद मेरा मकसद समझ गई थी। उसने बर्राए हुए लहजे में कहा, डैडी मैं समझी थी कि ये आदमी आपको उठाए हुए हैं, मैं आपकी मदद को अंदर आ गई थी। कवि अकल शख्स ने अपनी पूंछ से चूड़ी खींच ली थी और उससे खून टपक रहा था, मगर उस कमबख्त के चेहरे पर जरा भी करब या बेचैनी के आसार नहीं थे। वो अब भी उसी तरह खूनख्वार निगाहों से मुझे घूर रहा था, लेकिन बारबो वाइको के अंदाज में मैंने तब्दीली महसूस की। वो परेशान निगाहों से इस सारे मंजर को देख रहा था और यूं महसूस होता था जैसे उसका दिमाग माऊफ हो गया हो। उसने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की थी कि लोरीन आखिर इस खिड़की के रास्ते अंदर कैसे आ गई। कवि अकल शख्स अपने खून में डूबी हुई छुरी लहरा रहा था और उसके दांत भिंचे हुए थे। इससे कहो बारबन वाइको के बाहर निकल जाए और इस तरफ का रुख ना करे, वरना तुम इस लड़की से हाथ धो बैठोगे। मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ और उसके बाद मैं फायर कर दूंगा। मैंने पिस्तौल की नाल लोरीन की कनपट्टी पर दबाते हुए कहा। बारबन वाइको ने मुजरिबाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाओ। उसके लहजे में एक ऐसी तड़प, एक ऐसा करब था, एक ऐसी बेचैनी थी कि मैं हैरान रह गया। लोरीन भी चौंक कर उसे देखने लगी थी। उसने कवि अकल शख्स से कहा, जाओ बाहर चले जाओ, अपने जख्म का इलाज करो। खबरदार किसी को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। जाओ आराम करो और इधर का रुख ना करना। लोरीन के जिस्म को एक झटका सा लगा और अचानक मुझे उसके हाथ पांव सुन्न होते हुए महसूस हुए। बारबन वाइको आगे बढ़ आया। सुनो सुनो हाम, सुनो, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। कभी अकल शख्स बाहर निकल गया तो मैंने बारबन वाइको को हुक्म दिया कि वो दरवाजा बंद कर दे। बारबन वाइको ने मेरे इस हुक्म की भी तामील की थी। वो बुरी तरह बदहवास नजर आ रहा था। इसे छोड़ दो। मैं उसके लहजे में एक अजीब सी कैफियत झलक रही थी। लोरीन ने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उस पर मदहोशी की सी कैफियत तारी थी और मैं एक दूसरे अंदाज में सोच रहा था। ये तो खेल ही मुख्तलिफ हो गया। बारबन वाइको के दिल में लोरीन के लिए मोहब्बत मौजूद थी या फिर किसी खास जज्बे के तहत इस वक्त ये मोहब्बत उभर आई थी। मैंने उसे पायदार बनाने के लिए कुछ और फैसले किए और फिर मैं आहिस्ता से बोला, सुनो बारबन वाइको, मैं प्लेटिनियम पॉइंट के वो तमाम कागजात चाहता हूँ जो तुम्हारे पास मौजूद हैं और इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की ये आखिरी बाजी खेल रहा हूँ। मैंने शदीद मुश्किलात के आलम में ये लम्हात गुजारे हैं। अब ज्यादा वक्त तुम्हें नहीं दे सकता। इस लड़की को लेकर मैं तुम्हारी उस अजियत गाह में जा रहा हूँ जिसमें एक बार तुमने मुझे अजियतें दी थी। मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। किसी को इतला दिए बगैर, कोई चाल चले बगैर उन दस्तावेजात के साथ मेरे पास पहुंच जाओ। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर मेरी हदायत पर अमल ना किया तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी खेल खेलूंगा। मैं इसे हलाक कर दूंगा और यहाँ से निकल जाने की कोशिश करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है बारबन वाइको, मैंने पीछे हटते हुए कहा। बारबन वाइको के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और लोरीन को लिए हुए बाहर निकल आया। मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था। उस अजियत गाह का रास्ता मुझे मालूम था जहां मुझे अजियतें दी गई थी। चुनाचे मैं लोरीन को लिए हुए उस कमरे में आ गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लोरीन फटी फटी निगाहों से ये तमाम कार्रवाई देख रही थी। मैंने पिस्टल उसकी पेशानी से हटाते हुए मादरत अमेज अंदाज में कहा, सॉरी लोरीन, तुम्हें यकीनन इस बात का अंदाजा होगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। लोरीन कुछ ना बोली। वो अजीब से अंदाज में मेरी शक्ल देख रही थी। लोरीन, बारबन वाइको का ये रूप तुम्हें अजीब नहीं लगा? बेहद अजीब, बहुत ही अजीब। लेकिन क्या ये सच था? क्या ये हकीकत थी? मुझे माफ करना लोरीन, पता नहीं तुम्हें इस बात से खुशी होगी या अफसोस कि इस वक्त मैंने बारबो वाइको के चेहरे पर एक बाप की शफकत और तड़प देखी है। बाप ही की तरह नहीं, एक माँ की तरह वो तुम्हारे लिए बेचैन हो गया था और उसने अपने तमाम मफादात तुम पर कुर्बान कर दिए थे, वरना उसका कवि अकल मुलाजम इस वक्त मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। हाँ, ये सब क्या है? लोरीन, शायद तुम दोनों के दरमियान शीशे की एक दीवार हायल थी। तुम दोनों में से किसी ने दीवार के दूसरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की। मुमकिन है ये बारबन वाइको का मिजाज हो कि वो तुम्हारी तमाम तर मोहब्बत सिर्फ अपने सीने में रखता हो और उसने कभी तुम पर इसका इजहार ना किया हो। तुमने कहा था ना कि ये एक बाप की अना का सवाल था कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन लोरीन, इस वक्त के वाक़े ने यह बात साबित कर दी है कि ये अना नहीं बल्कि एक बाप का प्यार था। मैं अपने तमाम तर मफादात कुर्बान कर सकता हूँ लोरीन, तुम्हारे इन एहसानात के सिले में जो तुमने मुझ पर किए। लेकिन ये बात कहते हुए ना मैं तुम्हें कोई धोखा दे सकता हूँ और ना देना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हारा बाप है और उसके बाद वो मुजरिम बारबन वाइको है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ का कत्ल किन वजूहात की बिना पर हुआ था, लेकिन कम अज कम तुम्हारी अपनी शख्सियत बेसहारा नहीं।
लोरीन की आंखें डुबडुबा गईं और वो सिसकने लगी। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा हाम, ये क्या है? ये तो मेरे लिए गैर मुतवक्के है। अगर तुम सब्र सुकून से काम लो लोरीन, तो तुम्हें इस बात का पूरा पूरा एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा बाप कम अज कम तुम्हारे सिलसिले में मुजरिम नहीं। लोरीन, एक दोस्त तुम्हें बाप का तोहफा पेश करता है, तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो जाना चाहिए। एक दोस्त की हैसियत से लोरीन, मेरे इस मशवरे को और मेरे इस तजर्बे को कबूल करो। बारबन वाइको कुछ भी है, लेकिन वो तुम्हारे लिए शदीद मुज़तरिब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हाम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो फिर यकीन दिलाने के लिए तुम अगर चाहो तो कुछ और तजुर्बात तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में ये सबसे अनोखे लम्हात मैसर हुए हैं, मैं इनकी तस्दीक चाहती हूँ। हाँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ उठाना पड़ेगी तुम्हें, मैंने कहा, और लोरीन तैयार होगी। मैंने वही जंजीर लोरीन की बगलों में डाली, लेकिन इस तरह कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो, और फिर उसे जमीन से थोड़ा सा और ऊपर लटका दिया। इधर उधर से मशीनों के पुर्जों के दरमियान मौजूद स्याही मैंने उसके चेहरे पर एक दो जगह लगा दी, बाल बिखेर दिए, लिबास थोड़ा सा बेतरतीब कर दिया। लोरीन इस सूरत हाल का जायजा ले रही थी और फिर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो। मैं अजियत गाह के दरवाजे पर बारबन वाइको के कदमों की आड़ का मुंतजिर था और मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बारबन वाइको ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और फिर पिस्तौल सीधा करके पीछे हट आया। बारबन वाइको दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और फिर बेचैन निगाहों से इधर उधर देखा और उसकी निगाहें लोरीन की तरफ उठ गईं। वो गुस्से से दाड़ा, मरदूद जलील इंसान, तूने मुझसे कहा था कि तू मेरा इंतजार कर रहा है, तूने इस पर तशद्दुद क्यों किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हलाक कर दूंगा। उसने सफेद रंग की एक फाइल फेंक कर मेरी तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन मैंने पिस्टल का रुख लोरीन की तरफ करके कहा, अगर तुमने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की कोशिश की बारबन वाइको, तो मैं तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूंगा। बारबन वाइको ठिठक गया। दूसरे ही लम्हे वो दौड़कर लोरीन के पास पहुंच गया। वो लोरीन से वहीं लिपट गया था। मेरी बच्ची मेरी जिंदगी है। वो बेइख्तियार लोरीन को चूमने लगा। फिर उसने पागलों किसी अंदाज में वो जंजीर नीचे से खोल दी। हर खतरे से बेनियाद होकर मैंने महसूस किया था कि वो मेरे और लोरीन के दरमियान आने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर मैं गोली चलाऊं तो गोली उसके लगे। लोरीन इन तमाम कैफियत को महसूस कर रही थी। बारबन वाइको ने उसे जंजीर से नीचे उतार लिया और मेरी तरफ हाथ उठाकर बोला, देखो बात सुनो, कुछ करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी मतलूबा फाइल ले आया हूँ। प्लेटिनियम पॉइंट की तमाम दस्तावेजात इस फाइल में मौजूद हैं। इसे उठा लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें जहाँ तक तुम जाना चाहो पहुँचा दूंगा, लेकिन खुदा के लिए कोई हरकत ना करना, कोई ऐसी हरकत ना करना। मुझे लोरीन की जिंदगी, मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा मेरी बच्ची अजीज है। खुदा के लिए इसे कुछ ना कहो। लोरीन बेइख्तियार सिसकियां लेने लगी थी। फिर उसने बारबन वाइको के सीने पर सर रख दिया। पापा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। तुमने तो कभी मेरी तरफ मोहब्बत से देखा भी नहीं था। ये तुम ही हो? क्या ये तुम ही हो? लोरीन मेरी बच्ची, ये तूने क्या कहा? मैंने तुझे कभी नहीं चाहा। तेरे अलावा मेरी जिंदगी में रखा ही क्या था? हाँ लोरीन, मुझे इसका एहसास है कि मैं खुद अपने आप को भी नहीं समझ पाता। लोरीन, मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुनो हम, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए ये मौका बेहतर है। देख लो, उठाकर इस फाइल में सब कुछ मौजूद है। मैंने अपने आप को खत्म कर दिया। मैंने अपनी अनाज कुर्बान कर दी। मैंने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी। मैं मुस्कुराती निगाहों से लोरीन को देख रहा था। बारबन वाइको ने लोरीन के आंसू पोंछ दिए। नहीं, तुम रो नहीं लोरीन, मैं भटका हुआ था। न जाने आज क्यों मैं वापस आ गया। हाँ लोरीन, तुम्हारा पापा वापस आ गया। पापा, लेकिन तुमने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था। तुमने मेरी मम्मी को मार दिया था। मैंने? बारबन वाइको ने लोरीन की तरफ हैरान होते हुए देखा। हाँ पापा, तुम ही मेरी माँ के कातिल हो। नहीं लोरीन, आज इस वक्त इन हालात में मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। ये गलतफहमी तेरे दिल में क्यों कर पैदा हुई? तेरी मम्मा की एक कहानी है लोरीन। बेशक मैं बुरा आदमी था, मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं तेरी माँ का कातिल नहीं। मैं तेरी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि मैंने तेरी माँ को कत्ल नहीं किया। ये तूने सोचा? क्या तूने ये सोचा? अपनी माँ को रुसवा ना करो लोरीन। उसकी कहानी मैं तुझे फिर सुना दूंगा, किसी ऐसे वक्त जब मैं और तू तन्हा हो गए। फिर वो मेरी तरफ पलटा। तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो। देखो, मैं इतना बेबस भी नहीं हूँ।
हालात ने इस वक्त तुम्हें मुझ पर कादिर कर दिया है, लेकिन इतना बेबस भी नहीं कि तुम्हारी इस कार्रवाई को नाकाम ना बना सकूं। जाओ, इस वक्त मेरा ज़हन पाक और साफ है। जाओ, इस वक्त मैं एक मुजरिम नहीं, बारबो वाइकिन नहीं, लोरीन का बाप हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठाओ। देख लो ये फाइल, इसमें मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया पोशीदा है। मैं दौलत की बिल्कुल परवाह नहीं करता, बात सिर्फ अना की थी, और ये अना आज मैंने अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी है। जाओ, विलाडी वाइन से कहो ऐश करे। अब प्लेटिनियम पॉइंट उसकी मलकियत है। जाओ, ले जाओ इस फाइल को। मैंने आगे बढ़कर फाइल उठा ली और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। प्लेटिनियम पॉइंट के बारे में बहुत सी बातें सरसरी निगाह डालने ही से मालूम हो गई थी। मैंने फाइल बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ते से बोला, मैं भी जाना नहीं चाहता मिस्टर वाइको, क्या आप अपनी इन खुशियों में मुझे थोड़ी देर के लिए शरीक कर लेंगे? वाइको ने मुतज्जब अंदाज में मुझे देखा। क्या मतलब, क्या हमाकत की बात कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तुमसे कुछ और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ बारबर वाइको, मुझे इसका मौका दो। गुफ्तगू की क्या जरूरत है? तुम्हें ये दस्तावेजात चाहिए थी, तुम्हें मिल गई। जाओ, विलाडी वाइन ने तुम्हें इसी के लिए भेजा था ना, अब ये तुम्हारे कब्जे में है। मैं जो कहता हूँ उसमें कोई फरेब नहीं होता। इस वक्त ये तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इन्हें ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। अपनी बेटी की जिंदगी की कीमत पर मैं इस सौदे को महंगा नहीं समझता, लेकिन अगर तुमने कुछ और हाथ पैरों फैलाने की कोशिश की तो मुमकिन है मेरा इरादा बदल जाए। इन तमाम बातों के बावजूद बारबन वाइको, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लोरीन, मेरी सिफारिश करो। लोरीन ने चौंक कर मुझे देखा, एक लम्हा सोचती रही, फिर अपने बाप से बोली, पप्पा सुन लीजिए ना, क्या कहना चाहते हैं ये? बारबन वाइको ने परेशानी से गर्दन झटकी और फिर मुंह बनाकर बोला, आओ मेरे साथ आओ, ये फाइल अपने कब्जे में रखो। मैं तुमसे कोई फरेब नहीं कर रहा, लेकिन कोई अहमकाना हरकत करने की कोशिश मत करना। मेरे साथ आओ। हम दोनों अजियतगाह से बाहर निकल आए और बारबन वाइको के अकब में चलते हुए बिलाखिर उसकी ख्वाबगाह में पहुंच गए। बारबन वाइको ने लोरीन को अपने नजदीक मसहरी पर बिठाया और खुद भी पांव लटका कर बैठ गया। उसने सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, जिंदगी के ये लम्हात मेरे लिए अजनबी हैं नौजवान, तुम इनके फाते हो। पता नहीं मैं क्यों तुमसे इस कदर नरमी बरत रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? कहो, क्या विलाडी वाइन सिर्फ इस फाइल को देखकर मुतमईन हो जाएगा? और वो कमीना क्या चाहता है? अगर तुम उसके सही नुमाइंदे हो तो फाइल पढ़ लो, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। इन्हीं दस्तावेजात की मदद से विलाडी वाइन प्लेटिनियम पॉइंट पर कब्जा कर सकता है, वरना उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा था मिस्टर बारबन वाइको कि ये आपकी अना की मौत है और इन कागजात के विलाडी वाइन के कब्जे में चले जाने से आप पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम सिर्फ बुरे असर की बात करते हो, ये मेरी शख्सियत की मौत है और उसके बाद हकीकी मैनों में मैं गर्दन उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी पर कुर्बान कर दिया है। आज मेरे दिल में एक नया जज्बा उठा है, तो मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आपको इस नुकसान से दो चार ना होने दूं मिस्टर बारबन वाइको, तो मैं समझा नहीं। वाइको चौंक कर मुझे देखने लगा। इन जज्बाती मनाजर ने मुझे भी बेहद मुतासर किया है बारबन वाइको। मैं बाप बेटी के मामलात में शरीक तो नहीं होना चाहता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी बिगाड़ का सबब बनी हुई थी, और आज तुम्हारी इस कैफियत ने लोरीन के दिल से तुम्हारे खिलाफ वो तमाम एहसासात निकाल दिए हैं जो उसे तुमसे दूर रखते थे। क्या इस खुशी में मैं ये ऐलान ना करूं कि मैं बिनहाम विलाडी वाइन से बगावत करते हुए ये फाइल तुम्हें वापस करता हूं और तुम्हारी इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए ये इशार करना चाहता हूं। बारबन वाइको ने हैरत से आंखें फाड़ दी। उसके अंदाज में अजीब सी कैफियत पाई जाती थी। दफतन वो संभला और उसने उसीले अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने मुस्कुराती निगाहों से लोरीन की तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दी। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। फिर बारबन वाइको ने मुझे उलझे हुए अंदाज में कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो बिनहाम साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहो। क्यों मुझे उलझन में मुब्तला कर रहे हो? मिस्टर बारबन वाइको, चंद सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। बिलाशुबा ये मौका इनके लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मेरी मजबूरियाँ भी जहन में रखें। क्या सिर्फ प्लेटिनियम पॉइंट का मामला आपके लिए इस कदर अहमियत रखता है कि आप इसमें नाकाम होकर अपनी शख्सियत मुर्दा तसव्वुर करें, या दूसरे ऐसे मामलात भी आपके लिए अहमियत रखते हैं? दूसरे ऐसे मामलात से तुम्हारी क्या मुराद है? मसलन ब्लैक प्लान, मैंने कहा, और बारबन वाइको के बदन को जोर का झटका लगा। ब्लैक प्लान? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, वही सब कुछ जो मैं प्लेटिनियम पॉइंट के बारे में जानता हूँ। मैंने जवाब दिया और बारबी वाइको हैरान निगाहों से मुझे देखने लगा। तुम बहुत खतरनाक इंसान हो बिनाम, उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा।
کیا تم بلیک پلان کے سلسلے میں بھی مجھے بلیک کرنے کے خواہشمند ہو؟ اگر میں تم سے پوچھوں باربن وائکو کہ بلیک پلان اور پلیٹینیم پوائنٹ میں سے کون سا منصوبہ تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو کیا تم مجھے اس کا جواب دو گے؟ بلیک پلان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ، باربن وائکو نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی منصوبہ جو فلسطینیوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور جس کے لیے تم لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی یہ منصوبہ قابل عمل نہیں، وہی منصوبہ جس کے لیے مائیکل جوشر سے تمہاری گفتگو ہوتی رہی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، خاصی ایجانی کیفیت کا شکار نظر آتا تھا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے لورین کی طرف دیکھا اور بولا، لورین تم اپنی خواب گاہ میں جاؤ، میں ذرا اس شخص سے گفتگو کر لوں۔ نہیں پاپا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں ان لمحوں کے طلسم کو کھونا نہیں چاہتی، لورین نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ باربن وائکو نے پھر میری طرف دیکھا اور پریشان لہجے میں کہا، بن ہام کیا ولاڈی وائن پلیٹینیم پوائنٹ کے منصوبے کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات پر بھی کام کر رہا ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے؟ کیا تم اس بات کا جواب دینا پسند کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں مسٹر وائکو، لیکن اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پلیٹینیم پوائنٹ کے منصوبے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ مجھے اطمینان ہوگا کیونکہ ولاڈی وائن میرا حریف ہے اور میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ میری زندگی کے ہر راز سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ تو پھر یوں سمجھ لیں مسٹر وائکو کہ اس سلسلے میں ولاڈی وائن کا کوئی تعلق نہیں ہوں۔ تب تم کیا چاہتے ہو؟ باربن وائکو نے پوچھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا مسٹر وائکو کہ اگر تم سے کہا جائے کہ پلیٹینیم پوائنٹ کی اس دستاویزی فائل کے بجائے تم مجھے بلیک پلان کا وہ خفیہ منصوبہ دے دو جس کا کچھ حصہ گرین لاٹ کے جیمز پوکر کے پاس تھا، تو کیا تم اس پر خوشی سے تیار ہو جاؤ گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، باربن وائکو نے بے اختیار کہا اور پھر سنبھل کر بولا، میں شاید تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں۔ وہ خود بخود مسکرا دیا۔ تم نے کیا سمجھا باربن وائکو؟ میں نے پرلطف انداز میں پوچھا۔ پلیٹینیم پوائنٹ کے معاملات صرف ولاڈی وائن سے متعلق ہیں، جبکہ تم نے کہا کہ بلیک پلان کا منصوبہ تمہاری اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر ولاڈی وائن سے شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقیناً تمہارے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ پلیٹینیم پوائنٹ کے کیس کی بجائے بلیک پلان کا منصوبہ حاصل کر کے تم اپنے طور پر دولت کما سکو، کیوں ہے نا یہی بات؟ کسی حد تک مسٹر وائکو، میں نے جواب دیا۔ مکمل طور پر کیوں نہیں؟ حد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکیں گے مسٹر باربن وائکو کہ بلیک پلان کے منصوبے کے متعلق آپ کے لیے اپنے تاثرات کیا ہیں؟ صرف کاروباری یا اس کی کوئی جذباتی نوعیت بھی ہے؟ اس کی تفصیل میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بلیک پلان کے تمام کاغذات تمہارے حوالے کیے جا سکتے ہیں، تم جانو اور تمہارا کام۔ میرا تعلق بلیک پلان کے سلسلے میں جن لوگوں سے ہے میں ان کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور اگر میں ان کے بارے میں بتا دوں تو؟ میں نے کہا اور وائکو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ چلو بتا دو، اس نے کہا۔ ایک نام تو میں اپنے سامنے لے ہی چکا ہوں، مائیکل جوشر۔ دوسرا نام یقیناً آپ کے لیے سنسنی خیز ہوگا۔ مائیکل جوشر ایک یہودی عالم تھا۔ امریکی یہودیوں کی ایک پوری جماعت فلسطین کے خلاف منصوبہ بندی میں پوری طرح حصہ لیتی ہے اور اس کے اعلیٰ کار تم جیسے بے شمار افراد ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسٹر باربن وائکو کہ اس سلسلے میں تمہارا تعلق اولی واورڈ سے بھی ہوگا۔ کیا میرا خیال یہ غلط ہے؟ وائکو کے چہرے کی حالت دیکھنے کی قابل تھی۔ وہ چند میں مجھے گھورتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ دیا۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ کیا جانتے ہو تم؟ تمہاری معلومات کی کوئی انتہا ہے یا نہیں؟ مسٹر باربن وائکو، تمام تفصیلات آپ کو پریشان کیے بغیر آپ کے گوش گزار کر دی جائیں گی، لیکن اس سے قبل ایک کام ضروری ہے۔ کیا؟ باربن وائکو نے پوچھا۔ مجھے اپنے دشمنوں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیں، میں نے جواب دیا، اور باربن وائکو عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اسی وقت لورین نے مداخلت کی۔ پپا، ان کی وجہ سے مجھے میرے کھوئے ہوئے پپا ملے ہیں، مجھے میری زندگی ملی ہے، ورنہ پپا آپ یقین کریں کہ آپ کی بے اتنائی نے مجھے خودکشی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ پپا، آج ہم دونوں کے جذبات جاگے ہیں، مجھے زندگی کا سکون ملا ہے اور شاید آپ کو بھی، تو کیوں نہ اس خوشی میں ہم مسٹر ہام کی یہ بات مان لیں۔ وائکو نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، سنو نوجوان ہام، ولاڈی وائن کے نمائندے کی حیثیت سے میں تمہارا بدترین دشمن ہوں، لیکن یہ شاید میری زندگی میں بہت سی تبدیلیوں کی رات ہے۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ آنے والا وقت میرے الفاظ کی تصدیق کرے گا۔ اٹھو اور مجھ سے ہاتھ ملاؤ۔ وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے باربن وائکو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے تھے۔ پھر میں نے کہا، جوا کھیلنے کے شوقین تم ہی نہیں ہو باربن وائکو، میں بھی ہوں۔
میرے داؤ زیادہ بڑے ہوتے ہیں. میں بعض اوقات اپنی ہی نہیں بلکہ بے شمار افراد کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتا ہوں. ہار جیت کے تصور کے بغیر یہ دوستی بھی ایک قسم کا جوا ہی ہے. لیکن میں داؤ لگا چکا ہوں اور جو چیز میں آگے بڑھا دیتا ہوں اسے واپس لینے کا خواہشمند نہیں ہوتا. تو پھر یہی الفاظ باربن وائکو کی طرف سے بھی تصور کرو. میرے سب سے بڑے دشمن کے نمائندے تم میرے دوست ہو، اور تمہاری دوستی کی وجہ سے اگر مجھے اپنے بہت سے مفادات قربان کرنا پڑے تو میں ان سے گریز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس گفتگو کو صبح تک ملتوی کر دیتے ہیں. خلش چھوڑ دو گے میرے دل میں؟ باربن وائکو نے کہا. یہ خلش میرے دل میں بھی اتنی ہی رہے گی، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آج کی رات تم اپنی بیٹی کو اس کی تمام عمر کی محرومیوں سے دور کر دو. اپنے سینے سے لگا کر اسے سلاؤ اور اس کی کھوئی ہوئی ماں کا لمس واپس دے دو. خدا حافظ.